हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में नक्सलिज्म के ऊपर, यानी कि नक्सलिज्म इन इंडिया। इसके ऊपर बेसिकली हम एक ऐसे देखने वाले हैं, और ये जो हमारा ऐसे है ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस ऐसे को बेसिकली हम हिंदी मीडियम के तहत देखने वाले हैं, यानी कि पूरा ऐसे जो है वो हिंदी के अंदर लिखा गया है। तो प्लीज पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के जितने भी सारे विद्यार्थी हैं, आपको मैं ये बता देना चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसके अंदर जो भी पॉइंट इनकलकेट किए गए हैं, जो कि पॉइंट इसके अंदर लिखे गए हैं, वो सारे ही आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सारे टॉपिक को ऐड ऑन करके अपना एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी कि परिचय हमारा क्या हो सकता है जब भी हम इस ऐसे की बात करते हैं। तो बेसिकली एक कोटेशन के साथ हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं तो नक्सलवाद एक सामाजिक और आर्थिक संकट का प्रतीक है, यानी कि नक्सलवाद जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक संकट का प्रतीक है, जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ विकास और संगठन के माध्यम से हो सकता है। नक्सलवादी राजनीति विचारधारा के आर्थिक संघर्ष है, जो हथियारों के बलबूते अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। और यह विचारधारा मार्क्स, लेनिन और मायो के विचारधाराओं से प्रभावित है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जो नक्सलवाद है वह एक समाज के लिए काफी बड़ा संकट है। जब भी हम बात करते हैं नक्सलवाद की, तो इसके वजह से हमारा आर्थिक संकट और सामाजिक संकट दोनों ही बाहर आता है, जिसका समाधान सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम विकास करें और संगठनों के माध्यम से जो हम इसका बोल सकते हैं समाधान है, वो लेकर के आ सकते हैं। अगर हम नक्सलवाद को बेसिकली इंट्रोड्यूस करें तो हम क्या कह सकते हैं कि नक्सलवाद जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा है, यानी कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि जहां पर आर्थिक संघर्ष होते हैं और साथ ही साथ जिनमें हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, और हथियारों के इस्तेमाल से वो क्या करते हैं, अपने आप को शासन के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नक्सलिज्म कहते हैं, नक्सलवाद कहते हैं। और ये जो विचारधारा है वो मार्क्स, लेनिन और माओ की विचारधाराओं से प्रभावित है। मार्क्स ने क्या कहा था, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे मार्क्स है उन्होंने ये कहा कि मार्क्स ने कहा कि एक वर्ग रहित समाज की बात करते हैं। मार्क्स जो है उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, आइडियोलॉजी बताई थी। उस आइडियोलॉजी के तहत इन्होंने कहा था कि हमें जो है एक वर्ग रहित समाज की बात मैं करता हूं। मार्क्स ये कहते हैं कि जो समाज में अधिकतर संसाधन है, यानी कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेस हैं, उन पर अमीर लोगों का जो है वो कब्जा है। मैक्सिमम रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो भी संसाधन है, मार्क्स ये कहते हैं कि उन पर अमीर लोगों का कब्जा है, और गरीब लोग जो कि बहुसंख्यक नहीं है, उनको हिंसा के सहारे अमीर लोगों के राज को खत्म कर देना चाहिए और अपना शासन स्थापित कर लेना चाहिए। यह जो बात है वो मार्क्स ने कही थी। और ये जो मार्क्स की आइडियोलॉजी है वो इसी के बेस पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे नक्सलवादी हैं या जो नक्सलवाद है वो पनपता है या फिर आगे बढ़ता है। लेकिन सच तो ये है कि जो यह विचारधारा है, जो ये मार्क्स ने विचारधारा दी थी, वह बहुत ज्यादा बदल चुकी है। कुछ लोग इस विचारधारा का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसके अंदर वह जनजाति समुदायों या फिर ऐसे गरीब लोगों को उकसाते हैं और उनसे अपने स्वार्थ को पूरा कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मार्क्स ने कहा था ना कि इसमें बहुसंख्यक जो नहीं है, उनकी जो बात है वो लोग नहीं सुनते, अधिकतर रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। तो क्या करें, गरीब लोग बेसिकली उनके खिलाफ एक बोल सकते हो कि आम रिबेलियन करें, जिसके वजह से वो क्या होगा कि अपने आप को सत्ता में स्थापित कर पाएंगे। लेकिन ये जो विचारधारा है, सच तो ये है कि ये बदल चुकी है, और अब इसका जो फायदा है वो किसी गिने चुने लोगों ने ही उठाना स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर वे क्या करते हैं, जो जनजाति समुदाय हैं या ऐसे गरीब लोग हैं, जिनको वो उकसाते हैं और फिर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन लोगों का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली अभी जो हमारी प्रेजेंट स्टेटस है वो यही है। अगर हम बात करें भारत में नक्सलवाद का इतिहास जो है वो कैसा रहा है, इस चीज के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। तो देखो, नक्सलवाद के विकास को हम भारत के अंदर 3 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। पहला जो हिस्सा है, पहले हिस्से की शुरुआत सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के 3 जिले नक्सलबाड़ी, कालीबाड़ी और फांसी देवा के अंदर नक्सलवाद को देखा जाता है। तो जो हमारा नक्सलवाद है, इसको बेसिकली 3 फेजेस है। जब भी हम पढ़ेंगे, किसी भी बुक से आप पढ़िएगा, तो आपके क्या मिलेगा कि बेसिकली 3 तरीके के 3 फेजेस आपको नक्सलवाद के मिलेंगे। पहला जो फेज होता है हमें दिखाई पड़ता है जब हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं, और पश्चिम बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट जिनके मैंने नाम लिखे हैं, नक्सलबाड़ी, कालीबाड़ी और फांसी देवा। इनके नाम हो सकता है थोड़े गलत हो, क्योंकि मेरे को उतनी ज्यादा हिंदी में लिखने की आदत नहीं है, तो इसके नाम बेसिकली मैंने गलत ही साथ लिखे हैं, लेकिन ये नाम यही है, नक्सलबाड़ी, कालीबाड़ी और फंसी देवा ही है। तो अभी क्या हुआ कि इनके अंदर हमने नक्सलवाद को देखा। सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या कि जहाँ चाय के बागान में मालिक ने क्या किया, जो चाय के बागान के मालिक थे, उन्होंने पुलिस वालों को एक साथ मिला करके
क्या किया कि कुछ मजदूरों की हत्या करा दी। बाद में सिलीगुड़ी किसान सभा से जुड़े एक व्यक्ति जिनका नाम था जंगल संथाल, वह पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं। तो इसी के साथ हमें क्या दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर जो नक्सलवाद है वो कहीं ना कहीं उसकी जो स्टार्टिंग है वो इसी घटना से देखी जाती है। हुआ क्या था, मैं फिर से बता देता हूँ कि नक्सलवाद की जो शुरुआत है वो भारत के अंदर सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के 3 जिले जिनको नक्सलबाड़ी, कालीबाड़ी, फांसी देवा कहते हैं, उनमें इन सारी चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले होता क्या है कि चाय का बागान होता है, उस बागान का मालिक जो है वो पुलिस वालों के साथ मिलता है और उनके साथ मिलने के बाद वो कुछ मजदूरों की हत्या कर देता है। बाद में इसी का बदला लेने के लिए किसान बोल सकते हो सिलीगुड़ी किसान सभा से जुड़े एक व्यक्ति जिनका नाम था जंगल सल्तान, वो क्या करते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं। इस विचारधारा को फैलाने के अंदर जो चारू मजूमदार थे, यानी कि ये जो हमारी नक्सलवाद की विचारधारा है इसको फैलाने के अंदर, क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो ये केवल पश्चिम बंगाल की ही बात मैंने करी है, लेकिन अभी क्या होगा ना कि ये धीरे धीरे नक्सलिज्म अक्रॉस द इंडिया पूरे जगह फैल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को फैलाने के अंदर जो हमारे चारू मजूमदार हैं उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है या फिर 8 आर्टिकल है जो उन्होंने लिखे हैं, जो कि नक्सलवाद के विचारधारा को बताती है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। अगर मैं बात करूं, ये जो उनके द्वारा लिखे गए 8 आर्टिकल हैं, इसी से क्या हुआ, इसी से प्रभावित होकर के कानू सान्याल, ये क्या है, कानू सान्याल वो इंसान है जिन्होंने CPIML नाम की एक पार्टी जो है वो बनाई। ये जो हमारी CPIML पार्टी है वह बनाई गई, जो कि बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलिज्म है पहले कहां हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर थी, लेकिन जो हमारे कानू सान्याल हैं उन्होंने ये 8 आर्टिकल जो लिखे गए थे ना चारू मजूमदार के द्वारा, इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था CPIML। और इस पार्टी के बनने की वजह से क्या हुआ कि कई सारे जो इनके एक्टिविटीज हैं वो आउटसाइड द बोल सकते हो वेस्ट बंगाल गए, जैसे कि बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ पर भी जो नक्सलवादी विचारधारा है वो फैल गई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पहला फेज होता है भारत के अंदर। अब ये जब चीजें फैल रही थी ना तो उस समय हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और उनके कई सारे प्रयासों के वजह से हमारा जो पहला फेज है जिसको हम बोलते हैं नक्सलिज्म का पहला फेज, ये क्या किया गया, दबा दिया गया, यानी कि सप्रेस कर दिया गया और भारत के अंदर जो नक्सलवाद की समस्या है उसे काफी हद तक कम भी कर दिया गया था। तो बेसिकली ये इस तरीके से हमारा जो पहला फेज है वो खत्म हुआ। हमने देखा कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसको फिर सप्रेस कैसे किया गया। अब हम बात करते हैं भारत में जो नक्सलवाद का दूसरा दौर रहा वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो कोंडापल्ली सीतारमैया थे इनके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ हमारा दूसरा फेज, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हमें क्या मिलता है कि नक्सलवादियों को इकट्ठा करने के सबूत किसके द्वारा मिलता है, कोंडापल्ली सीतारमैया के द्वारा मिलता है। तो कोंडापल्ली सीतारमैया ने क्या किया, आंध्र प्रदेश के अंदर नक्सलवादियों को इकट्ठा किया। इन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम इन्होंने PWG यानी कि पीपल ऑफ वार ग्रुप जो है वो रखा। यानी कि जो हमारे कोंडापल्ली सीतारमैया जी हैं ये क्या करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक नक्सलवादी ग्रुप बनाते हैं जिनका नाम ये PWG रखते हैं, यानी कि पीपल वार ऑफ ग्रुप जो है वो रखा जाता है। इस ग्रुप का मुख्य कार्य क्षेत्र जो है वो दंडीकरण हुआ करता था और इनका जो केंद्र था वो करीमनगर हुआ करता था। इस पार्टी का सफल होने का सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये रहा कि यहाँ पर गवर्नेंस यानी कि बोल सकते हो जो सरकार है उसकी जो सुविधा है वो अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी और यहाँ इनके ग्रो होने की संभावना काफी ज्यादा हो गई। इसी वजह से अगर मैं बात करूं वर्ष 1992 में, तो 1992 में जनार्दन रेड्डी की सरकार बनती है और इस PWG यानी कि पीपल्स ऑफ वार ग्रुप के ऊपर एक बैन जो है वो लगा दिया जाता है, जिससे इस पार्टी का आंध्र प्रदेश के अंदर अब वर्चस्व जो है वो कम हो जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारा दूसरा फेज था वो कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि जो कोंडापल्ली सीतारमैया थे इन्होंने नक्सलवादियों को इकट्ठा किया। आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था पीपल वार ऑफ ग्रुप। ये जो पार्टी थी वो दंडीकारण्य के अंदर काफी ज्यादा फेमस रही। करीमनगर इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था और हमने देखा कि जब 1992 के अंदर जनार्दन रेड्डी की सरकार बनती है तो वो इस PWG यानी कि पीपल्स ऑफ वॉर ग्रुप को बैन कर देते हैं, जिसके वजह से इस पार्टी का अब वर्चस्व जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और तीसरे फेज की। तो भारत में नक्सलवाद का तीसरा फेज जो है वो तब देखने को मिलता है जब नक्सलवादी ग्रुप PWG और MCCI मिल करके एक CPIM नाम की जो ग्रुप है वो बना लेते हैं। और ये जो ग्रुप है ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। तो जो ये हमारी
एमसीसीआई ग्रुप हुआ करती थी। ये बेसिकली एक दलित पार्टी की ग्रुप हुआ करती थी जो कि बिहार के अंदर बनाई गई थी। और इस ग्रुप का विरोध करने के लिए सवर्णों ने क्या किया था, एक रणवीर सेना के नाम से ग्रुप बनाया था। और हमने क्या देखा कि 1992 के अंदर इन दोनों ही ग्रुपों के बीच में काफी सारे विवाद होते रहे, काफी सारे गृह युद्ध जो है वो होते रहे थे। तो ये जो पीडब्ल्यूजी और एमसीसीआई हैं, ये दोनों मिलती हैं और आपस में सीपीआईएम नाम की जो है वो क्या बनाते हैं, नक्सली ग्रुप बना लेते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि ये हमारा तीसरा फेज रहा था। अब इस तीसरे फेज के अंदर हुआ क्या कि इस समय नक्सलवाद जो था वो भारत के 20 राज्यों, 223 जिलों और 460 पुलिस थानों के अंदर फैला हुआ था। इस समय 2006 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने इसके ऊपर यानी कि नक्सलवाद के ऊपर बेसिकली अपना एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद जो है वो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देख सकते हो कि भारत के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि नक्सलवाद जो है वो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस समय जो नक्सलवाद होगा वो कितना ज्यादा चरम पे होगा। तो ये बेसिकली हमारे देश के अंदर तीसरा जो फेज रहा था वो नक्सलवाद का रहा था। अभी जो नक्सलवाद है उसका जो काफी कम हो गया है वर्चस्व, क्योंकि अभी हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो नक्सलवाद नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर का इशू जो है वो होता है। अब हम बात करते हैं नक्सलवाद काम कैसे करता है, यानी कि ये जो हमारी नक्सलवाद है ये किस तरीके से पनपती है, इनकी काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपनी संस्था बनाते हैं, यानी कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ये क्रिएट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो नक्सलवादी ग्रुप सबसे पहले एक संस्था बनाते हैं जिसके अंदर ये क्या करते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को माइंड वॉश करते हैं और उनको अपने साथ जो है वो जोड़ लेते हैं, जिनके अंदर पर अलग अलग तरह से ये झांसा देते हैं और उनको उन लोगों को बेसिकली बोल सकते हो गुमराह करते हैं और उनका जो प्रयोग है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका यूज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी चेन नक्सलवाद पनपता कैसे है, तो ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन कैसे, जो नक्सलवादी ग्रुप होते हैं सबसे पहले ये करते क्या है कि जो गवर्नमेंट के जितनी भी सारी पॉलिसीज होती हैं उनका ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते हैं। बाद में धीरे धीरे ये विरोध करते करते गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और जैसे ही ग्रुप के लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा भर जाता है फिर ये क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ जो है ये गुरिल्ला युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों के बीच में जब सरकार के विरुद्ध गुस्सा भर जाता है तो वो सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध करते हैं, जिसके लिए उनको बेसिकली आईएसआई या फिर चाइना जैसे देश जो हैं वो क्या करते हैं, हथियार भी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये क्या करते हैं कि अपना सत्ता स्थापित करना, यानी कि जो भी हमारे नक्सलवादी होते हैं ना, नक्सलवादी सरकार के कानूनों को नहीं मानते और इसके लिए अपना वे खुद का कानून बनाते हैं। वे अपना खुद का कोर्ट भी बनाते हैं जहां पर वो खुद फैसला करते हैं और खुद के लिए कानून भी बनाते हैं और खुद के कानूनों को फॉलो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नक्सलवादी जो होते हैं वो अपनी सत्ता भी बनाते हैं। तो इस तरीके से इनका डे टू डे वर्क होता है, ये काम किस तरीके से करते हैं ये हमने देखा। अब ये सारे काम करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए वे पैसा कहां से लाते हैं, तो सबसे पहले वे काम क्या करते हैं कि जो भी उनके एरिया के अंदर जो कोल माइंस होते हैं वहां से वे क्या करते हैं, तो नक्सलवादी अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी कोयले की खानें होती हैं उनमें अपना हिस्सा मांगते हैं और हिस्सा ना देने पर वे उन खानों को सही से काम नहीं करने देते और इस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा वहां से इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा और भी क्या करते हैं, तो जंगलों का अवैध कटन करते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नक्सलवादी जो है वो धन इकट्ठा करने के लिए जंगलों का अवैध कटन जो है उसके अंदर भी अपना हिस्सा लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, जिनकी मदद से भी अपना आर्थिक रूप से पैसा जो है वो जुटा पाते हैं, जिनका प्रयोग वो हथियारों को खरीदने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बेसिकली वो काम क्या करते हैं, तो बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी का काम करते हैं। एक्सटॉर्शन मनी का मतलब क्या होता है कि किसी को किडनैप कर लेना और फिर उसका पैसा लेना। तो कहीं ना कहीं फिरौती मांगनी जैसे जो कामें हैं वो नक्सलवादी करते हैं। तो नक्सलवादी पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी को अगवा कर ले जाते हैं और फिर उसके बदले फिरौती मांगते हैं। इसके अलावा भी हफ्ता वसूली करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। एंड इसके अलावा वे और क्या काम करते हैं, जैसे मानव तस्करी या फिर जो ड्रग्स तस्करी हो गई, ऐसी जो बोल सकते हो आपराधिक चीजें हैं वो भी ये करते हैं। जैसे कि नक्सलवादी जो हैं वो पैसा इकट्ठा करने के लिए मानव तस्करी या फिर ड्रग तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों को करते हैं और इसकी मदद से भी वो धन इकट्ठा कर पाते हैं। तो बेसिकली ये है उनका सोर्स ऑफ इनकम जिससे कि वो पैसा कमाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नक्सलवाद के परिणाम होते क्या क्या है। पहला तो सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज होता है वो होती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा। नक्सलवाद के कारण भारत के आंतरिक सुरक्षा के अंदर काफी ज्यादा परेशानियां होती है। आंतरिक सुरक्षा न होने के कारण भारत का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो नहीं हो पाता, इसके अंदर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
अगर हम बात करें भारत की सोवेरेनिटी यानी कि अखंडता की, तो नक्सलवाद भारत की अखंडता के लिए खतरा है। नक्सलवाद अपना खुद का कानून बनाता है और खुद का कोड बनाता है, कोड बोल सकते हैं, रूल ऑफ रेगुलेशन जो है वो खुद का बनाता है, जिसकी वजह से भारत में बने कानूनों का वह उल्लंघन करता है। इससे भारत की अखंडता खतरे में रहती है और भारत की अखंडता और एकता खतरे में रह सकती है। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो नक्सलवाद के रिजल्ट से ये भी सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी हमारा रिजल्ट होता है, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होना। तो नक्सलवाद का अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, जैसे बसों में आगजनी करना, सड़कों को रोक देना। इन तरीके की चीजों से हमारी जो आम जनता है उसको समस्याएं होती हैं और उनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। सरकार को बोल सकते हो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, काफी ज्यादा क्षति भी पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात करें इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो सरकार की योजनाओं का लाभ ना पहुंच पाना, यानी कि सरकार जो योजनाएं बनाती है उन क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इन नक्सलवादियों की वजह से वो सारी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो नक्सलवादी सरकार की योजनाओं का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती और वे विकसित नहीं हो पाते हैं और उनका जो क्षेत्र है वो अविकसित रह जाता है। तो ये बेसिकली हमारे बोल सकते हो कि रिजल्ट रहते हैं कि जो हमारे नक्सलवाद की वजह से हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नक्सलवाद जो है इसका उदय होने का कारण क्या है, यानी कि वे कौन से रीजन है जो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं या नक्सलवाद को पैदा करने के लिए बेसिकली जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला हमारा होता है जंगल, जल और जमीन। जंगल, जल और जमीन किस तरीके से है, तो नक्सलवाद से जुड़े लोगों का जो प्राथमिक स्रोत रहा है वो है जंगल और जल और जमीन। सरकार की योजनाओं की वजह से उनके ये जंगल और जमीन जो है उनकी जो है वो छिन गई है, जिसके वजह से वो सरकार के विरुद्ध में हो गए हैं। तो ये बेसिकली एक रीजन होता है जिसके वजह से लोग जो है वो क्या करते हैं, नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आता है विकास का मुद्दा, यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के वजह से जब भारत में सभी जगह विकास कार्य तेजी से हो रहे थे, तो इन क्षेत्रों के अंदर काफी देरी लग गई विकास कार्य होने की वजह से, जिसके वजह से लोग जो है वो नक्सलवाद को ज्वाइन कर जाते हैं और नक्सलवाद से जुड़ जाते हैं। काफी देर हो गई, इसके वजह से लोग जो है वो नक्सलवाद से जुड़ जाते हैं और नक्सलवाद का जो विकास है वो हमें होता हुआ दिखाई पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं संस्कृति का खतरा। जैसे अगर मैं बात करूं, तो नक्सलवाद से जुड़े लोग आमतौर पर ट्राइबल्स या फिर किसी ऐसे बोल सकते हो स्पेसिफिक कल्चर वाले लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में आ जाएगी अगर बाहर के लोग उनके साथ जाकर के मिलते हैं या फिर सरकार वहां पर डेवलपमेंट करती है। तो इसलिए क्या होता है कि वे सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, खुद को लोगों से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से वो नक्सलवाद को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा संस्कृति का खतरा भी जो है इसके लिए हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रीजन होता है वो है कि अच्छा सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस किस तरीके से काम कर सकता है इसके उदय होने के अंदर, तो कई बार ऐसा देखा जाता है या फिर ऐसे देखने को मिला है कि जो नक्सलवादी लोग हैं उनके परिवार के साथ जो सरकार के लोग हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर के वे नक्सलवाद को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके वजह से नक्सलिज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर हम बात करते हैं राजनीति, यानी कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कई सारे लोग इन नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये नक्सलवाद जो है वो और ज्यादा दिन प्रतिदिन फैलता जाता है। तो ये सारे रीजन होते हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो नक्सलवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए कदम, सरकार ने कौन से इसके तरफ स्टेप्स अपने बढ़ाए हैं ताकि वो इस नक्सलवाद को दूर कर सके। तो उसका जो पहला कदम होता है वो होता है कि सुरक्षा समीकरण योजना, यानी कि जो सुरक्षा समारीकरण योजना है, इसके तहत सरकार क्या करती है कि इस योजना के तहत सुरक्षा बलों को नक्सली क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपने आफ्सपा जैसी चीजों का नाम सुना होगा, तो आफ्सपा जैसी चीजें जो हैं वो यहीं पर लागू कराई जाती हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें तकनीकी सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करी जाती है, तैयारी और तकनीकी सुपोषण के माध्यम से सुरक्षा बलों की क्षमता जो है वो बढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो नक्सली अटैक है वो कम हो जाए और लोग जो है वो नक्सलवाद को ज्वाइन ना करें। दूसरा कारण हमारा क्या होता है कि आर्थिक संकल्प योजना। आर्थिक संकल्प योजना क्या होता है कि यह योजना नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में विकास और आर्थिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर नक्सली है वहां पर क्या होगा कि सरकार स्पेशल ध्यान देगी और उन लोगों को डेवलपमेंट के अंदर जोड़ेगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तरित करने, किसानों के लिए बेहतर कृषि योजनाओं की शुरुआत करने तथा सामाजिक सुरक्षा के व्यापकता को
बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें तीसरी स्टेप की जो सरकार ने लिया, वो ये है कि जन सरकार योजना। जन सरकार योजना क्या कहती है कि इस योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को समयता, सशक्तिकरण और संगठन की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये बेसिकली हमारे वो स्टेप है जो गवर्नमेंट ने इनके लिए उठाए हैं। अब हम अपने ऐसे का कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या देख सकते हैं? तो निष्कर्ष के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के अंदर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा एक राष्ट्रीय संकल्प, समर्पण और तैयारी का प्रतीक है। हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होने पर ही हम सशक्त देश की ओर बढ़ सकते हैं। नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है जो कि भारतीय समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसे दबाने के लिए हमें विकास, सुरक्षा, समारीकरण और संगठन से गहरी परिवर्तन की जरूरत है। एकीकृत प्रयासों से हम संघर्ष करके नक्सलवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली और सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऐसे होता है। आई होप कि ये जो ऐसे है आपको समझ में आया हो। ये ऐसे जो था वो हिंदी में था, तो ये हिंदी में करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो आगे से सारी वीडियो जो है वो इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नया टॉपिक जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हेट स्पीच होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।